अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि धरती के मजीद बेटे अमन की राह में शहीद हो गए। गवादर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया है और 14 जवान को शहीद कर दिया। पसनी से और माड़ा जाने वाले की फोर्सेस की 2 गाड़ियों को घात लगाकर निशाना बनाया गया। अमन की जंग में धरती के मजीद बेटे धरती पर कुर्बान। गवादर में घात लगाए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी में 14 जवान शहीद हो गए। गाड़ी पस्ती से उमाड़ा जा रही थी। वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके से दहशतगर्दों की सफाई शुरू कर दी। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पाक फौज का कहना है गिनाउने फाल के मुर्तकिब अफराद को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज का कहना है बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। तो गवादर में घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात मजीद सामने आ सकी हैं? जो बिल्कुल घात लगाकर हमला किया और जिला गवादर की हदूद में ये दहशतगर्दों की कार्रवाई हुई है और जो तफसीलात जारी की गई हैं ISPR की जानिब से, हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। वो तफसीलात के मुताबिक ये गाड़ियां जो हैं 2 सिक्योरिटी गाड़ियों को निशाना बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो कि पत्नी से और माड़ा जा रही थी। और इस सफर के दौरान इन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की इन गाड़ियों के ऊपर घात लगाकर हमला किया और उस हमले के अंदर बहुत एक बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का 14 जवानों ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फर्ज की राह में जानों का नजराना पेश किया। बिलाशुबा ये बहुत बड़ी और अजीम कार्रवाई है, कुर्बानी है। और इस हवाले से ISPR ने भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर कीमत पर दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जाएगा, आवाम के ताउन से, अल्लाह ताला की नुसरत से। और इसके साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि ऐसे दहशतगर्द जो कि इन कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस हैं उनको हर हाल में इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं कि इन इलाके के अंदर जहाँ पर यह हमला किया गया है वहाँ पर इस वक्त एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि इस इलाके के अंदर मौजूद दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, उनके साथियों का हर मुमकिन तौर के ऊपर खात्मा किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके और इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। जी अच्छा सलमान, मज़कूरा इलाके की अगर बात की जाए तो एक्सट्रीमली अलर्ट है यहाँ पर फोर्सेस, और जैसे कि आपने बताया कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। ये उसी का एक रिएक्शन है और यकीनन इस किस्म के जो हमले हैं पाक फ़ौज के और हमारे इदारों के जो आज़म है उसको यकीनन कमज़ोर नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब इस ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाने का फ़ैसला किया गया है या फिर इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये भी बता दीजिएगा। आज बिल्कुल सैनिटाइजेशन ऑपरेशन उस वक्त किया जाता है जब इस इलाके के अंदर, जैसे आपने देखा कि बहुत कार्रवाई की गई दहशतगर्दों की जानिब से, तो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का बुनियादी मकसद यही होता है कि जब किसी इलाके के अंदर हमला होता है, दहशतगर्दों की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है, तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपने SOP के ऊपर अमल करते हुए उस इलाके को एक तरह से घेरे में ले लेती हैं, मुहासरे में ले लेती हैं। उस ऑपरेशन को, उस कार्रवाई को जो कि उस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए, दहशतगर्दों से पाक करने के लिए की जाती है, उसको हम इस इत्तला के अंदर। सलमान, आप लाइन पर मौजूद रहिएगा हमारे साथ अभी सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यकीनन घात लगाकर एक बार फिर दुश्मन ने हमला किया है और फोर्सेस के 14 जवान इस अफसोसनाक हमले में शहीद हो गए हैं। पहले ही सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। गवादर की अगर बात की जाए तो वैसे यहाँ पर फोर्सेस जो हैं आम हालात से ज़्यादा अलर्ट रहती हैं। क्या कहेंगे, इस हमले के बाद क्या सिचुएशन पैदा होती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस हमले की जितनी भी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी बात ये है कि इससे ये भी साबित होता है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनका पाकिस्तान से और बलोच अवाम से और इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के वो दुश्मन हैं। तीसरी बात ये है कि इसमें यकीनन जिस तरह अभी आपने बताया कि उस इलाके को जो है उसमें मजीद कार्रवाइयाँ चल रही हैं ताकि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी निशानदही भी की जाए और उनको करार वाकई सजा भी दी जा सके। लेकिन इसमें जो ज़्यादा अहम बात है जो किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ज़रूरी होती है वो आपका मीडिया का किरदार भी बहुत अहम है और साथ ही साथ हमारे इंटेलिजेंस और दफाई इदारों को जो वहाँ के लोकल अवाम हैं उनकी
طرف سے بھی بھرپور حمایت حاصل ہے. تو یہ جو مس گائیڈڈ ایلیمنٹس ہیں، میں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری افواج اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ ہمارے بلوچ عوام کی مدد سے ان کو کفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن میں اس موقع پہ یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ بلوچ نوجوان جو کہ اب راہ راست پہ آ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایگزامپل ہیں، وہ ایک مثال ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے غلط فہمی میں یا مس گائیڈ ہو کے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے. کچھ عوام کی ترقی، خوشحالی جو ہے اس کا تعلق پاکستان کی ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر وہ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ریاستی اداروں ان کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ایسے عناصر کی بے خونی سے متعلق ہو یا پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سے متعلق ہو. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سید محمد علی صاحب اور بول نیوز کے سینئر نمائندے سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اس طرح کے حملوں کا مقصد سیکیورٹی فورسز کے عزم کو نقصان پہنچانا ہے. اس طرح کے حملوں سے فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا. قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. فورسز جو قربانیاں دے رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تجزیہ کاروں برگیڈیئر ریٹائرڈ علاؤالدین، برگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا کا رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے واقعات میں ملوث کو فوری طور پر کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. اس طرح کے واقعات سے فوج کا الحمدللہ مورال ڈاؤن کبھی نہیں ہوتا، قوم کا مورال کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. فوج اور قوم نے مل کے پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ مل کے کریں گے. اور یہ اس طرح کے واقعات میں اب پاکستان کی پوری فوج کو، قوم کو اپنی فوج کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، صرف بیانات کی حد تک نہیں، عملاً بھی. یہ اس قربانیوں کے عظیم سلسلے کا ایک تسلسل ہے جو ہمیں ایک دہشت گردی کے فریب سے جب نبرد آزما ہے تو اس میں اس قسم کی مشکلات، اس قسم کے مراحل آئیں گے، مگر یہ پاکستان آرمی کے جو عزم ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ جنگ دینی اعتبار سے جائز ہے، یہ حق کی لڑائی ہے. لبنان کی مزاحمت پسند تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا خطاب. بولے طوفان الاقصی مارکے میں دوسرے دن سے شامل ہیں. لبنان پر حملہ اسرائیل کی بہت بڑی حماقت ہوگی. اسرائیل کا دفاعی نظام مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ثابت ہوا. اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے تو اسے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. لبنان کی مزاحمت پسند تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کو دینی اعتبار سے جائز اور حق کی لڑائی قرار دیا ہے. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد پہلی بار اپنے خطاب میں کہا حزب اللہ فلسطینی معرکے طوفان الاقصی میں دوسرے دن سے شامل ہے. لبنان پر حملہ اسرائیل کی بہت بڑی حماقت ہوگی. مزاحمتی رہنما نے اسرائیل پر حماس کے حملے کو بروقت قرار دیتے ہوئے کہا حماس کے طوفان الاقصی آپریشن نے زلزلے کی طرح سے اسرائیل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. حسن نصر اللہ بولے اسرائیل کا دفاعی نظام مکڑی کی جال سے زیادہ کمزور ثابت ہوا. طوفان اقصی آپریشن نے اسرائیل کی طاقت، انٹیلیجنس اور جنگی مہارت کی کلئی کھول کر رکھ دی ہے. اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے تو اسے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. اسرائیلی کارروائیاں حماقت اور نااہلی کے سوا کچھ نہیں. حزب اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا اسرائیلی فوج بزدل فوج ہے جو 1 ماہ کے دوران ایک بھی کامیاب آپریشن نہیں کر سکی. اسے ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے جس پر اسرائیلی عوام اور اسرائیل کے دوست ممالک کو شرمندگی اٹھانا پڑی. سینئر تجزیہ کار سید محمد علی کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کا خطاب یقیناً مغربی قوتوں نے بغور سنا ہوگا. مغربی قوتیں حسن نصر اللہ کی تقریر میں کسی بڑے حملے کے اعلان کی توقع کر رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کو چھپا رکھا. بول نیوز سے گفتگو میں سید محمد علی کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ نے واضح کیا کہ تمام آپشنز کھلے ہیں. عالمی قوتیں اس جنگ کو یہی روکے، بصورت یہ جنگ خطے کی جنگ ہو سکتی ہے. یہ جو حسن نصر اللہ صاحب کی تقریر تھی آج، میں سمجھتا ہوں کہ مغربی طاقتوں نے اس کو بہت غور سے سنا ہوگا، اور کیونکہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس میں وہ کوئی بڑی سطح پہ جنگ کا اعلان کریں گے، لیکن اس حوالے سے تو ان کو مایوسی ہوئی ہوگی کیونکہ حسن نصر اللہ صاحب نے 3 باتیں اس میں ایسی کی ہیں. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا تمام آپشنز اوپن ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا جنگ میں جو طرز عمل ہوگا حزب اللہ کا کہ وہ کس حد تک جنگ کی حدت میں اضافہ کرتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا سگنل یہی ہے کہ وہ وارن کر رہے ہیں اسرائیل اور ان کے حلیف ممالک کو
کہ اگر زمینی آپریشن غزہ کے اندر مزید آگے بڑھتا ہے، مزید ہلاکتیں ہوتی ہیں، مزید ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس بات کا رسک موجود ہے کہ یہ جنگ صرف غزہ تک محدود نہ رہے، بلکہ ان کی اپیل جو ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو بھی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اس خطے میں مزید نہ پھیلے تو آپ امریکہ اور اسرائیل پر اثر انداز اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اس جنگ کو جلد از جلد بند کر دے، ورنہ یہ اس خطے میں مزید پھیل سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور سپریم کورٹ سے بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمات سماعت کے لیے لگانے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا 4 رکنی لارجر بینچ پرویز مشرف کیسز کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی پھانسی سزا کے خلاف اپیل سمیت تمام مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ 10 نومبر کو سنگین غداری سے متعلق تمام درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے اتفاق کے بعد 8 فروری کی الیکشن کی تاریخ حتمی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا۔ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتا تو گھر چلا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید ریمارکس دیے کہ یہ بات آرڈر میں لکھنا نہیں چاہتے، لیکن پیغام سب تک پہنچا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے بیان کی روشنی میں سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ترین ریمارک سامنے آئے۔ کہا اگر میں زندہ رہا تو اس فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا۔ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتا تو گھر چلا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں کہ انتخابات کا عمل 8 فروری کو بغیر کسی رکاوٹ مکمل ہو۔ انتخابی شیڈول پر الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیاں شائع ہونے کے بعد ہی قانونی طور پر شیڈول جاری ہو سکتا ہے۔ جسٹس ستر من اللہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا علی ظفر صاحب آپ کو یقین دلاتے ہیں عدالت اس فیصلے پر عمل کرائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا میڈیا نے بھی اگر شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت نے 90 دن میں انتخابات کے لیے دائر درخواستیں نمٹا دیں۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ سینیٹرز کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو تنخواہ صاف شفاف الیکشن کرانے کی ملتی ہے۔ اگر کسی مداخلت کی وجہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن شفاف نہیں کرا سکتے تو پھر گھر چلے جائیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے زور بازو پر الیکشن میں جائیں گی۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ سب صاف شفاف انتخابات تو چاہتے ہیں مگر مداخلت بھی کی جاتی ہے۔ کیا آئندہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے اور سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ آئیے جانتے ہیں ارکان سینٹ سے۔ ساری تنخواہ ملتی ہے صرف ایک کام کی، وہ ہے الیکشن کرانا اور فری اور فیئر کرانا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مداخلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ یہ نہیں کرا سکتا تو اس کو اصولاً اس سیٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی تک جو اس کے ارد گرد الیکشنز کے ماحول ہے وہ تو ایسا نہیں لگ رہا، اور لوگوں کو اصل تو ٹیسٹ یہ ہے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہم یہ جو پولرائزیشن اور ماحول میں تلخی ہے وہ کم ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے گی تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اپنے اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑیں جائیں، اور ایک پارٹی نے 15 سال حکومت کی ہے، وہ بتائے 15 سال میں کیا کیا ہے، ہم بتائیں گے ہم نے 9 سال میں کیا کیا ہے۔ دوسری نے 4 سال حکومت کی ہے، وہ بتائے، اور 15 سال وہاں کی ہے خیبر میں، وہ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو عوام اندھے نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، 2018 کی طرح نہ ہو۔ ارکان سینٹ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کا اعلان خوش آئند ہے، مگر یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے۔ کیمرہ مین افضال چودھری کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی اور بار کی کوششوں سے الیکشن کی تاریخ ملی، انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ خوشی ہے تمام سیاسی جماعتیں انتخابات پر متفق ہیں، انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ یہ پٹیشن پی ٹی آئی نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی تھی۔ مجھے خوشی تو یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن کوشش
सिर्फ पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की। आज अदालत ने ये फैसला अनाउंस कर दिया है कि आने वाले इंतखाबात 8 जनवरी 2024 को 2000 फरवरी को होंगे और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन किसी किस्म की ताख़ीर का शिकार हो सके। उसके बाद अदालत ने वार्निंग दी सबको कि अब हमारे पास ये तारीख हमने नहीं दी, ये तारीख प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने दी है और इस तारीख पे सारी हुकूमतें एग्रीड हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ कहते हैं कि फैज़ाबाद धरने 2017 के इलेक्शन और 9 मई के मास्टरमाइंड को सामने लाना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुश आइंद है, हमें रियासत मुखालिफ कहा जा रहा है, हमारे खिलाफ जहन बनाया गया कि ये डाकू और लुटेरे हैं। फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है? 9-10 मई का मास्टरमाइंड कौन था? 2014 में जब चीन के सदर को आने से रोका गया था, ये वही मास्टरमाइंड है? उनके नाम सामने ना आए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, वो इंतहाई जहाँ कौम की ज़रूरत थी, आइनी ज़रूरत थी, वहाँ रियासत की भी ज़रूरत थी और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसको पूरी कौम सराहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। हमारे खिलाफ ज़हन बनाए गए कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं और रियासत के ख़िलाफ़ एक नौजवानों का कमज़ोर या नापुख्ता ज़हन को इस तरह पुख्ता कर दिया जाए कि अलावा बाकी तमाम रियासत मुखालिफ लोग हैं, क्या इसी तरह रहने दिया जाए? हमें सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। शख्सियात नहीं, आवाम अहम है। नौजवानों की मायूसी दूर करेंगे, ख़वातीन को आगे लाने के मौके पैदा करेंगे, बैंकों से कर्ज दिलवाएंगे। जहांगीर तरीन ने हाफिजाबाद जलसे में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया और कहा मुल्की मफाद के लिए इख्तलाफात भुला देंगे, वो वादे करेंगे जो पूरे कर सके। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की ज़रूरत है कि इस वक्त शख्सियात अहम नहीं हैं, सबसे अहम है आप अवाम। हम नौजवानों की मायूसी को दूर करेंगे, ख़वातीन के लिए भी साजगार माहौल पैदा करेंगे। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की मफाद को सामने रखें। हम आपको उम्मीद ज़रूर दिलाना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सकें। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। जहाँ तक हमारी फ़ौज का ताल्लुक है वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इनके जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हमें अपने यकीन और एतमाद से उन्हें और मजबूत करना होगा। बुज़दार को वज़ीर आला लगाना मेरिट था, ना ही ईमानदारी। वो शख्स तो वज़ारत आला के लिए अहल ही नहीं था। सदर IPP अलीम खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा नया पाकिस्तान देखना है तो उस्मान बुज़दार के घर जाकर देखो। तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी ने नहीं की। अलीम खान ने ऐलान किया कि हुकूमत मिली तो मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 50,000 कर देंगे। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ? ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ तब्दीली सरकार ने की थी, इन्नी करप्शन किसी ने नहीं की थी। अगर तुहाडे कोल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत बनती है तो साडा मंशूर जिहड़ा वो गरीबां दा मंशूर है। सब तो पहले मजदूर की तनख्वाह जिहड़ी है वो 50,000 की जाएगी और जिदे जिदे घर 300 यूनिट तक बिजली आती है वो सारी दी सारी फ्री होएगी। जिहड़ा मोटरसाइकिल वाला 290 रुपए वाला पेट्रोल तुहानू 140 रुपए विच मिलेगा। और कराची वालों के लिए खुशखबरी है, दूध के बाद कराची में आटा भी सस्ता हो गया। होलसेलर्स ने सरकारी कीमत पर आटा बेचने का ऐलान कर दिया है। 2.5 नंबर आटा 127 रुपये और फाइन आटा 134 रुपये किलो मिलेगा। मौशी आशाइयों के बाद अवाम के हालात भी बेहतर होने लगे। महंगाई काबू में आ रही है। कराची में आटे की कीमत को रिवर्स गियर लग गया।
कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स मालिकान के आटे की कीमतों पे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरकारी कीमतों पर आटा बेचने पर रजामंद हो गई। आटे की जो कीमतें कम हुई हैं उसमें बुनियादी वजह ये है कि गंदम की इम्पोर्ट की जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी है पिछले 2 महीने पहले से, अब रशिया से गंदम इम्पोर्ट होकर आ रही है जो हमें सस्ती पड़ रही है, जिसकी वजह से आवाम का बहुत बड़ा फायदा हो गया है और आटे की कीमत बहुत हद तक कम हो गई है। 2.5 नंबर आटे की कीमत 8 रुपए और फाइन आटे की कीमत में 11 रुपए की कमी की गई है। 2.5 नंबर आटा होल सेल पर 120 रुपए, रिटेलर में 127 रुपए किलो मिलेगा। फाइन आटे और मैदे की होल सेल कीमत 130 रुपए और रिटेलर कीमत 134 रुपए होगी। रवा हफ्ते गंदम 5 रुपए कमी के बाद 105 रुपए फी किलो हो गई। इम्पोर्टेड गंदम 3 रुपए कमी के बाद 97 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमत के बाद रोटी और डबल रोटी भी सस्ती होने का इम्कान है। हफ्ते को तंदूर और बेकरी मालिकान से भी बातचीत होगी। इंतखाबात का ऐलान और IMF से मुज़ाकरात की खबरों का कारोबार पर मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी, 6.5 साल के बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान और IMF से मुज़ाकरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में जबरदस्त तेजी, 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 600 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना पाकिस्तान की तरक्की है। बोल से गुफ्तगू में सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सरमायाकारी में इजाफा होगा। इलेक्शन की तारीख आने से कारोबार पर मुस्बत असर हुआ। पाकिस्तान में जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ेगी, मार्केट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। पॉलिटिकली एक डेट इलेक्शन की आ गई है। मैंने हमेशा कहा कि अ डेट इज इम्पोर्टेंट सो दैट एवरीवन नोज कि हमने किस तरह चलना है। याद रहे 100 इंडेक्स 24 मई 2017 को बुलंद तरीन सतह यानी 53,127 की सतह पर पहुंचा था। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के जायजा मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी है। FBR हुकाम की महसूलात के मामलात पर ब्रीफिंग, IMF ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का दूसरा रोज, टैक्स छूट खत्म करने पर FBR की अमल दरामद रिपोर्ट पेश। चेयरमैन FBR ने IMF हुकाम टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। FBR से मजीद 3 सहमाइयों की प्रोजेक्शन तलब कर ली। ज़राए FBR के मुताबिक चेयरमैन FBR ने वफ्द को बताया FBR टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करेगा। 8 से 10 लाख अफराद को मजीद टैक्स नेट में लाया जाएगा। ऐसे अफराद को FBR की जानिब से नोटिस भेजे जाएंगे। रवां साल इनकम टैक्स कुशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 6.5 मिलियन होने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकाम के साथ IMF हुकाम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। 10 रोज तकनीकी मुज़ाकरात और 5 रोज पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान के माशी सफर पर तरक्की का बड़ा संगे मील। SIFC और गैर मुल्की कंपनी बैरक के इश्तराक से बलूचिस्तान में रेकोडिक मंसूबे पर काम शुरू हो गया। बलूचिस्तान में रेकोडिक के मकाम पर 5 अरब 87 करोड़ टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक में 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं। रेकोडिक मंसूबे से 2028 तक पहली पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। माशी माहिरीन SIFC और बैरक का इश्तराक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए अहम तरीन करार दे रहे हैं। मंसूबा तकरीबन 7,500 लोगों को रोज़गार फराहम करेगा। और टेक्सटाइल के शोबे से अच्छी खबर है कि 2023 में कम होने वाली एक्सपोर्ट दोबारा बढ़ने लगी है। कब कितना इजाफा हुआ है ये जानेंगे साथी एंकर सहर फातिमा से। टेक्सटाइल बरामदात के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। साल 2023 के 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात में कमी के बाद 10वें माह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक माह अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 5% इजाफा हुआ। साल 2022 अक्टूबर में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात थी। अक्टूबर 2023 में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की रहीं। जनवरी तक अक्टूबर 2022 15 अरब 88 करोड़ डॉलर। जनवरी तक अक्टूबर 2023 16% की कमी, जबकि जनवरी तक अक्टूबर 2023 13 अरब 34 करोड़ डॉलर रही।
मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1,48,000 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान लौट गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजना पाकिस्तान का अंदरूनी फैसला है। गैर कानूनी रिहायशियों की वापसी, जो छुप गया उसकी तलाश जारी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की तलाश, कार्रवाइयां जारी। कोयटा में 572 तारिकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। 1100 से ज्यादा अफराद अपनी मर्जी से वापस जा चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलाआत जान मोहम्मद अचकज़ई और कमिश्नर कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जान अचकज़ई ने बताया, अफगानिस्तान के वजीर दिफा की तनकीद बेजा है। अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती नहीं निकाल रहे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को भेजना पाकिस्तान का अंदरूनी फैसला है। अब तक 1 लाख शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। अभी तक तकरीबन आज के डेट में 50,000 के करीब लोग रज़ाकाराना तौर पे चमन के रास्ते अपने मुल्क छोड़ चुके हैं। अभी तक नाजरा ने तकरीबन 1 लाख के करीब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। अटक में भी 272 अफराद को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। मियांवाली में 228 अफगानियों की निशानदही के बाद 130 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 48 अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान चले गए। पेशावर के नासिर बाग होल्डिंग सेंटर से अब तक 58 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। कराची में सोहराब कोट और अफगान बस्ती में भी गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में चादर और 4 दीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,48,000 के लगभग अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। तारकीन वतन के खिलाफ कराची में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 3 रोज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले तारकीन वतन की मजमूई तादाद 290 तक जा पहुंची है। होल्डिंग कैंप पर मजीद 77 तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। मजीद तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। तारिकीन वतन के खिलाफ कराची में भी कार्रवाइयाँ। 3 रोज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 290 तक पहुँच गई। ईस्ट पुलिस भारी नफरी के हमरा सोहराब गोट के इलाके गन्ना मंडी पहुँची। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान 900 घरानों के कवाइफ चेक किए, जिनमें से 77 अफराद को गैर कानूनी मुकीम होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जिसमें मच्छर कॉलोनी है, जुनेजो कॉलोनी है, गन्ना मंडी है और उससे मुतसिल इलाके हैं जिनमें ये ऑपरेशन किया गया है। डोर टू डोर सर्चिंग की गई है। चादर और 4 दीवारी का भी ख्याल रखा गया है। उधर बिन कासिम टाउन के इलाके शाह लतीफ में भी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोड और शाह लतीफ से 81 तारिकीन वतन को होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की कवाइफ की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। 77 तारिकीन वतन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। इस वक्त होल्डिंग कैंप्स में 178 तारिकीन वतन मौजूद है, जिनमें बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, नौजवान और बच्चे शामिल हैं। कराची सिंध पुलिस में नौकरी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड। शहरी को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर लिए, जाली तकर्रुरनामा भी दे दिया। फ्रॉड से मुतालिक देखते हैं अता हुसैन की ये रिपोर्ट। गंदा है पर धंधा है। पुलिस वाला बनने के लिए सादा लो शहरियों से लूट मार। कराची में सिंध पुलिस में नौकरियों के नाम पर शहरियों से फ्रॉड, झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर लिए। मुतासरा शहरी ने बताया, मुलजिम ने पुलिस के महकमा IT में नौकरी का लेटर देकर 25 लाख से ज्यादा रकम वसूल की। साबिक IG के नाम से जाली तकर्रुरनामा भी दिया गया। मुतासिरा शहरी ने इल्जाम आयद करते हुए बताया, पुलिस हुक्काम से शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। SIU ने जालसाजी में मुलव्विस एक मुलजिम को हिरासत में भी लिया, ताहम मुबैना तौर पर इसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। तो बंगलोर पाक न्यूजीलैंड मैच के लिए कौमी टीम का फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला है, जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने दिलेराना फैसला कर लिया है। और अहम मैच में बारिश के मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज वसीम, क्या हिकमत अमली बनाई गई है मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए? जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल सुबह 10 बजे यहाँ पर मैच शुरू होगा और ये डे मैच है। तो पाकिस्तान ने अपने आखिरी हथियार के तौर के ऊपर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ
मैदान में उतरने का फैसला किया है और ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का 8वां मैच है और पिछले 7 मैचेस में पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ रहा, लेकिन इस मैच में किसी रेगुलर स्पिनर की बजाय बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और वसीम जूनियर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है, क्योंकि कल तकरीबन 50 से 70% बारिश होने के इम्कानात हैं। तो इस ओवरकास्ट कंडीशन का फायदा उठाते हुए बाबर आजम ने अपनी टीम के अंदर तब्दीली की है और फास्ट बॉलर के साथ न्यूजीलैंड पर अटैक करने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान को या तो 35 ओवर में टारगेट पूरा करना है या 85 रन से पाकिस्तान को यह मैच जीतना है। तो इसलिए आखिरी ऑप्शन के तौर के ऊपर फास्ट पेस बैटरी के साथ मैदान में उतरने का फैसला हुआ है। जी ठीक है एजाज वसीम, बहुत शुक्रिया। तो वर्ल्ड कप के अहम मार्के में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हफ्ते को मैदान में उतरेंगे। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान है और दिन के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। टीम मैनेजमेंट की प्लेयर्स को लाइन ऑफ एक्शन दिखाना होगा, जमकर एग्रेशन। कीवीज को देना होगी इतनी टेंशन, ग्रीन शर्ट्स करे जीत का सेलिब्रेशन। जराये के मुताबिक प्लेयर्स को इब्तिदा से ही जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत। बैटिंग हो तो बॉल बार बार बाउंड्री लाइन के बाहर जाए, हरीफ बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाए। ब्लैक कैप्स के लिए महाज कर दो इतना गर्म कि पाकिस्तान के लिए फतह का हुसूल आसान तर हो जाए। बेंगलुरु की विकेट बल्लेबाजों और स्पिनर्स को मदद देगी, सीम बॉलर्स भी फायदा उठा सकेंगे। कीवीज के खिलाफ मैच में पाकिस्तान प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। सलमान आगा की जगह स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को एक और मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अहम मैच में चन्ना स्वामी स्टेडियम का खुसूसी निज़ाम मैच को बारिश से बचाने के लिए तैयार है। भारतीय महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे के बाद बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई की। चन्ना स्वामी स्टेडियम में नस्ब सवेयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। पाक न्यूजीलैंड मैच में बारिश की पेशगोई। भारतीय महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे के बाद बादलों के गरजने और बरसने की पेशगोई कर दी। बिन बुलाए मेहमान की एंट्री का सुनकर पाकिस्तानी फैंस के दिल दहल गए, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। चिन्नास्वामी स्टेडियम का सब एयर सिस्टम है ना। चिन्नास्वामी स्टेडियम के स्टाफ के मुताबिक बारिश शुरू होते ही सब एयर सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट में ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। स्टाफ का कहना है कि सब एयर सिस्टम से पानी की निकासी कुदरती ड्रेनेज से 36 गुना तेज होती है। सिस्टम के तहत नस्ब पाइप्स 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी निकाल सकते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सब एयर सिस्टम 2016 में नस्ब किया गया था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के ओहदे पर रहने से मुतालिक फैसला आज हो जाएगा। वजारत बैनुस सूबाई राब्ता की तरफ से वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन पीसीबी के मुस्तक़बिल से मुतालिक समरी भेजी गई, जिसमें वज़ीर आज़म से राय मांगी गई है। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही समरी पर अपनी राय से आगाह किए जाने का अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 180 रन का हदफ अफगान टीम ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कप्तान हशमतुल्ला आउट हुए बगैर 56 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि रहमत शाह ने 52 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 7 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान का 5वां नंबर है। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। आम तातील का काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश का दिन मनाया जाएगा। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया है और सेहत कार्ड से सूबे के 22 लाख खानदानों का 1200 अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में देखिए। सेहत कार्ड के इजरा की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट में हुई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी नेगरा वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोम की थे, जबकि सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुक्काम भी तकरीब में शरीक थे। मंसूबे का इफ्तिताह एक शख्स को अलामती शनाख्ती कार्ड देकर किया गया। नेगरा वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए मुल्क के 1200 अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज करवाने का फ़ैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा आज पाया तकमील तक पहुंच चुका है।
तकरीब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद ने कहा कि सेहत कार्ड से बलूचिस्तान के 22 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। आज हम यहाँ हैं और आज वो लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है एंड दैट ड्रीम हैज़ कम ट्रू और अल्लाह ताला हमें बलूचिस्तान के अवाम का शनाख्ती कार्ड ही इनका सेहत कार्ड होगा, जबकि अवामी हलकों की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को भी खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन सैयद अब्दुल अली के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, नासा की जारी करदा नई वीडियो ने तहलका मचा दिया। नासा ने सूरज से निकलने वाली 6 लाख मील लंबी आग की फुटेज जारी की है। इस फुटेज को आग की वादी का नाम दिया गया है। क्या दुनिया को एक बार फिर खतरा है? नासा की जारी करदा नई वीडियो ने तहलका मचा दिया। नासा ने हैलोवीन पर सूरज से निकलने वाली 6 लाख मील लंबी आग की फुटेज जारी कर दी। फुटेज को आग की वादी का नाम दिया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि सूरज के जनूब मशरिक में कुछ तब्दीलियां हुई, जिसके बाद एक जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ, जिससे अर्थ स्ट्राइक जोन की तरफ बरकी गैस खारिज हुई। नासा की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये आग 4 नवंबर को दुनिया पर असर अंदाज होगी, जिससे जमीन पर क्या असरात होंगे कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त है। और सऊदी हुकूमत ने मुसाफरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर और मनसूखी पर मुसाफरों को एयरलाइन मुआवजा अदा करेगी। एयरलाइन मुसाफरों को परवाज़ की 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर पर फ़ीकस 750 रियाल देने की पाबंद होगी। परवाज़ की मनसूखी की सूरत में एयरलाइन मुसाफरों को 150% टिकट की अदायगी करना लाजिम करार। सऊदी एविएशन के मुताबिक रवानगी में 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर पर मुसाफरों को होटल समेत तमाम सफरी सहूलियात मुहैया करेगी, जबकि 3 घंटे से ज़ायद परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफरों को खाना और सहूलत फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।